गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस सेशन में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे परक्यूजिट्स की यूनिट के ऊपर। तो परक्यूजिट्स क्या होते हैं और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हमने एक पिछले वीडियो में हमने इसे डिस्कस करा है डिटेल में। आज इसका लीगल आस्पेक्ट हम देखेंगे। इसके लीगल आस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन में इसको डिफ़ाइन करा गया है, लीगली इसकी क्या डेफिनेशन है, कब ये टैक्सेबल होता है, कब ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो अब हमारी इस सीरीज़ का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो उसके लीगल प्रोविजंस के ऊपर होगा कि लीगली क्या कहा गया है, इसके बारे में लॉ क्या कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट ने परक्यूजिट्स को लेके एक क्या पोजीशन अपना रखी है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम परक्यूजिट्स की जो डेफिनेशन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे। परक्यूजिट्स होते क्या हैं, एक बेसिक आइडिया हमें पिछले वीडियो में मिल गया था। एक बेसिक आइडिया हमें पता चल गया था कि परक्यूजिट्स क्या होते हैं और उनकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये हमने देखा। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि परक्यूजिट्स की कैटेगरी में या परक्यूजिट्स की एक श्रेणी में ये पर्टिकुलर जो एंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आएंगी। तो एक परक्यूजिट्स अगर एक कैटेगरी है तो ये उस कैटेगरी में ये सारी जो भी फैसिलिटी आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है वो सब परक्यूजिट्स की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर, कि अगर एसएससी ने एक रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखा है। रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब है एक फ्री ऑफ कॉस्ट उसने अगर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, सपोज़ करो आपकी कंपनी ने आपको कोई फ्लैट प्रोवाइड कर रखा है और उसके लिए आपको ना अपनी जेब से कोई किराया देना है, ना ही कंपनी आपसे कोई चार्ज वसूल लिया उसका। ठीक है, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एकोमोडेशन एक प्रोवाइड कर रखा है। रेंट फ्री का यहाँ पे मतलब ये समझिए कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली आपके लिए, ना आपसे कंपनी रिसीव कर रही है ना आपको किसी और को कोई चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, आपको कंपनी ने जिसे कह सकते हो प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है, कोई भी अकोमोडेशन, कोई फ्लैट हो सकता है या कोई भी घर हो सकता है, आपकी कंपनी ने या आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और उसके लिए ना वो आपसे चार्ज वसूल कर रहा है ना आपको कहीं पे चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन एक परक्यूजिट है। द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट रिस्पेक्टिंग एनी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर। द वैल्यू ऑफ कंसेशन इन मैटर ऑफ रेंट, तो कंसेशन का मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉयर ने आपको कोई पर्टिकुलर एकोमोडेशन, कोई पर्टिकुलर घर या कोई फ्लैट आपको किराए पे दे रखा है, ठीक है, वो आपसे रेंट उसका चार्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो रेंट वो चार्ज कर रहा है वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जितना रेंट होना चाहिए उससे कम है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने आपको एक फ़्लैट दे रखा है और उस फ्लैट के जो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग रेंट सपोज़ करो 10,000 रुपीज़ होता है, बट वो आपसे सिर्फ 3,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है उसका। ठीक है, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका किराया 10,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो आपसे 3,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, यानी कि 7,000 का कंसेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कि आपसे रेंट चार्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो उतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। कि अगर कोई लैंडलॉर्ड अगर किराए पे देगा तो वो 10,000 रुपये पे देगा, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपको सिर्फ 3,000 रुपये पे दे दिया। ठीक है, तो कुछ भी अगर कंसेशन उसने प्रोवाइड कर रखा है एकोमोडेशन में, ठीक है, तो वो भी एक परक्यूजिट है। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमेनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि अगर कंपनी कोई भी बेनिफिट दे रही है या कोई भी एमेनिटी, कोई सुविधा अगर प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट पे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हो मार्केट जो रेट है, जो एक मार्केट प्राइस है उससे भी कम में, इन द फॉलोइंग केसेस।
बाय अ कंपनी टू एन एम्प्लॉय हु इज़ डायरेक्टर देयर ऑफ, कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रही है जो कि कंपनी का साथ में डायरेक्टर भी है, ठीक है, इसका मतलब सीधे सीधे इन शॉर्ट कि कंपनी अपने डायरेक्टर को जो भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, अपने डायरेक्टर्स को जो भी बेनिफिट दे रही है वो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, बाय अ कंपनी टू एन एम्प्लॉय बीइंग अ पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसको मेंशन करा है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस कि आपका 20% या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर मेरा किसी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है तो ये माना जाएगा कि मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि आप एक एम्प्लॉय भी हो और साथ ही साथ आपका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है। कि अगर सपोज़ करिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और साथ ही साथ मेरे उस कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग मेरे पास है, तो ये माना जाएगा कि आई एम अ पर्सन विद अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे तय होगा? अगर आपकी किसी कंपनी में अगर 20% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, ठीक है। बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग अ कंपनी टू एन एम्प्लॉय टू whom provision of first and second above do not apply and whose income under salaries exclusive of value of all benefits or amenities provided by way of monetary benefit exceeds ₹50,000। कि अगर कोई कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने किसी भी एम्प्लॉयर को अगर कुछ भी प्रोवाइड कर रही है, कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है और उस एम्प्लॉय की जो उसकी जो एक एनुअल इनकम है, उसकी जो एक साल की इनकम है, वो सिर्फ उसकी सैलरी की इनकम, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स और एमिनिटीज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी कि जो भी उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं या जो भी उसको अलाउंसेस या जो भी उसको उसके ऊपर ओवर एंड अबव जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उसको छोड़ के, उसको एक्सक्लूड करके, अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, उसकी मंथली नहीं सॉरी एनुअल सैलरी अगर उसकी 50,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, साल भर की उसकी इनकम सिर्फ खाली सैलरी की, जो एक बेसिक सैलरी का जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि आपको जस्ट अपना एक काम करने के कितने पैसे मिल रहे हैं, बाद में तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर आपको देना चाहे वो आपको देगा, ठीक है। तो उसको सिर्फ काम करने के लिए अगर उसको इन एन ईयर अगर 50,000 से ज़्यादा अगर वो रिसीव कर रहा है और तब उसके ऊपर अगर कोई भी बेनिफिट उसको दिया जा रहा है, सीधे सीधे यहाँ पे आपको इतना मान के चलना है कि किसी की अगर बेसिक सैलरी साल की अगर 50,000 से ज़्यादा है और उसको कोई भी अगर बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा एमेनिटी या कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। Any sum paid by the employer in respect of any obligation which but for such payment would have been payable by the SSE, कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने कुछ ऐसा पेमेंट आपके लिए कर दिया जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपकी ओर से कर दिया, ठीक है, आपके ऊपर पेमेंट करने की लायबिलिटी थी, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, ठीक है, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपकी ओर से कर दिया, ठीक है। सपोज़ करिए कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप किसी हॉलीडे पे गए, ठीक है, कहीं पे छुट्टी मनाने के लिए गए और उसका सारा खर्चा आपके एम्प्लॉयर ने या आपकी जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो उसने उठा दिया, उसने सारा उसका खर्चा उठाया, उसने सारी जो आपकी ट्रिप है वो स्पॉन्सर करी, ठीक है, आपका सारा हॉलीडे जो है आपकी कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हो उसने स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है, कि पेमेंट करना चाहिए था आपको, ठीक है, आपकी ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे लायबिलिटी है कि लायबिलिटी पेमेंट करने की आपकी थी बट आपके एम्प्लॉयर ने आपकी ओर से अगर पे कर दिया, ठीक है। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल है, और भी कोई भी सिचुएशन आप इसमें अगर कुछ भी जहाँ पे लायबिलिटी एम्प्लॉय की आती है और उसकी जगह पे अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दिया तो ये माना जाएगा कि ये एक परक्विजिट है,
एक बेनिफिट है और ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर वेदर डायरेक्टली और थ्रू अ फंड other than a recognized provident fund or a approved superannuation fund or a deposit linked insurance fund to the effect and insurance of life of the SSC or to the effect a contract of annuity। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर प्रोविडेंट फंड के अलावा या सुपर एनुएशन फंड के अलावा या डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड के अलावा अगर कुछ भी इंश्योरेंस आपका आपके कंपनी ने कराया है, ठीक है, टू अफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एसएससी, कि यानी कि एसएससी यहाँ पे कौन है? एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है, जो सैलरी अर्न कर रहा है, ठीक है। तो जब सैलरी की बात करेंगे तो एसएससी का मतलब आप एम्प्लॉय मान के चलिए कि अगर एम्प्लॉय की लाइफ के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय का कोई लाइफ इंश्योरेंस कराया है तो जो भी वो प्रीमियम पे कर रहा है वो भी परक्यूजिट है। अगर सपोज करिए मैं एक कंपनी हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हो और मैंने आपका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया और उसका प्रीमियम भी मैं कंपनी के अकाउंट से मैं पे कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स कि मैं आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, आप लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे, आपको अपने पॉकेट में से पे करना पड़ेगा। तो एक बेनिफिट यहाँ पे आपको क्लियरली मिल रहा है, तो ये भी एक परक्यूजिट है और ये टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ कंसेशनल रेट टू दी एसएससी। अब स्वेट इक्विटी शेयर का कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इसमें नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो फिर एक कंपनी लॉ का एक टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसे मैं आपको इतना बता देता हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर मतलब वो शेयर जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करती है एक मार्केट रेट में से, जो मार्केट रेट है शेयर का उससे कम प्राइस में। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और कंपनी आपको शेयर इशू कर दे, ठीक है, कंपनी अगर आपको अब अपने शेयर इशू कर दे, कंपनी अगर कहे ठीक है आप मेरे शेयर्स परचेज कर सकते हो और जो मार्केट वैल्यू है शेयर की उससे कम प्राइस पे, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को या अपने वर्कर्स को जब शेयर इशू करती है तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। तो अगर स्वेट इक्विटी शेयर अगर कंसेशनल रेट पे अगर ऑफ़र करे गए हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करे गए हैं तो फिर वो परक्यूजिट हो जाता है। और मैक्सिमम केसेस में जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं वो या तो कंसेशनल रेट पे इशू करे जाते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करे जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो खैर मुश्किल है, लेकिन कंसेशनल रेट पे तो होता ही है इशू, जो है यूजुअली कंसेशनल रेट पे ही होता है। हाँ, कुछ केसेस में कंपनी अगर चाहे तो मार्केट रेट पे भी इशू कर सकती है। तो अगर कोई भी कंपनी ने अपना खुद का शेयर, अपनी खुद की शेयर कैपिटल का हिस्सा आपको उसने ट्रांसफ़र कर दिया एक मार्केट रेट से भी कम रेट में, एक कंसेशनल रेट में, तो वो भी आपका एक बेनिफिट है, वो भी आपका एक परक्यूजिट है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसएससी टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। सुपर एनुएशन फंड क्या होता है? जिस तरह से पीपीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, तो सुपर एनुएशन फंड भी कुछ इसी तरह से ही काम करता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो होता है इसका एक परसेंटेज में तय होता है पहले से, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और कुछ एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करता है। और जब एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ता है या एम्प्लॉय जब फाइनली जब अपनी रिटायरमेंट की एज जब वो अटेन कर लेता है तो उस फंड में से उसको लमसम अमाउंट जो है वो रिसीव करता है। तो इसमें यह कहा गया है कि 1,00,000 रुपीज़ तक अगर आपके कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है, 1,00,000 रुपये तक अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है। 1,00,000 रुपीज़ तक तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल, बट 1,00,000 रुपीज़ से अगर ज़्यादा है तो जितना
1 लाख रुपीज़ के एक्सेस वो जा रहा है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। द वैल्यू ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमेनिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। फ्रिंज बेनिफिट यानी कि जो भी अलग, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट या जो भी एक्स्ट्रा कंफर्ट्स जो भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसको, ठीक है, जैसे कि कंपनी कार की फैसिलिटी हो गई या कोई भी और ऐसी फैसिलिटी हो गई या कुछ भी उसको एक्स्ट्रा कंफर्ट्स जो भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो सब, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा कंफर्ट उसको उसको प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसकी वैल्यू भी एक परक्यूजिट की कैटेगरी में आएगी, उसको भी टैक्स की लायबिलिटी में इंक्लूड करा जाएगा। अब इसमें सबसे पहले परक्यूजिट क्या आता है, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड हाउस विदाउट रेंट और एट अ कंसेशनल रेंट। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि एकोमोडेशन प्रोवाइड करा गया है आपको, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कंसेशनल रेंट पे आपको प्रोवाइड करा गया है। यानी कि अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका पर महीने का रेंट अगर 10,000 रुपये पड़ता है तो आपका एम्प्लॉयर आपसे सिर्फ 3,000 रुपये ही चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन क्या है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स इफ प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया। कि अगर किसी रिमोट एरिया में, अगर सपोज करिए किसी बैकवर्ड एरिया में अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एक कंसेशनल रेट पे, तो तब उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, तब फिर वो टैक्स की लायबिलिटी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर रिमोट एरिया में अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड करा है आपके एम्प्लॉयर ने अपने खर्चे पे, तो फिर वो टैक्स की लायबिलिटी से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। होटल एकोमोडेशन फॉर 15 days in aggregate in a previous year can be provided immediately after transfer at a new location as a tax free perquisite। कि अगर आपका ट्रांसफ़र करा जा रहा है या ट्रांसफ़र करा गया और उसके लिए आपको होटल एकोमोडेशन प्रोवाइड करा है आपके एम्प्लॉयर ने 15 दिनों के लिए, ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 15 days तक, मतलब 15 दिन के लिए अगर आपको होटल एकोमोडेशन प्रोवाइड करा है आपके एम्प्लॉयर ने, तो वो टैक्स फ्री परक्यूजिट हो जाएगा। दैट विल बी अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। If an employee is transferred and housing facility is provided to him at the new location, he has yet to vacate a house given at the old location for a period of 90 days. Immediately after the transfer, only one house is chargeable to tax and other will be tax free. अगर कोई एम्प्लॉय उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको आपने पहले से एक घर दे रखा है, उसको पहले से एकोमोडेशन दे रखा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर आप उसको नई जगह पे भेज रहे हो और नई जगह पे उसको आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हो नई जगह पे भी आप उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड करोगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो 90 डेज़ के पीरियड तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफ़र ओनली वन हाउस, कि 90 दिन तक जो एक घर है उसका जहाँ पे वो करंटली अभी रह रहा है वो टैक्स के लायबिलिटी उसके ऊपर अप्लाई होगी, वो टैक्सेबल होगा। जिस नई लोकेशन पे जहाँ पे वो जा रहा है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, कि अगर आपको एक जगह पे रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखा है आपके एम्प्लॉयर ने, फिर आपका एम्प्लॉयर आपको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ पे भी आपको वो एक रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो 90 दिन तक के पीरियड के लिए, ठीक है, 90 दिन तक जो भी एक घर जहाँ पे वो करंटली अभी रह रहा है उस जगह का जो भी, जिसे कह सकते हो, बेनिफिट मिल रहा है, तो 90 डेज़ तक के लिए एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो टैक्स फ्री हो जाएगा और दूसरा जो लोकेशन है उसको टैक्स भरना पड़ेगा, वो उसके परक्यूजिट्स में इंक्लूड हो जाएगा।
फर्दर, रेंट फ्री हाउस इज़ नॉट टैक्सेबल इफ़ प्रोवाइडेड टू अ हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, एन ऑफिशियल इन पार्लियामेंट एंड सर्विंग चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो ये कुछ लोग हैं जिनको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के ऊपर। अगर इनको कोई भी रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करा जाता है, कि अगर हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई यूनियन मिनिस्टर है, अपोजिशन का लीडर है, ठीक है, या कोई भी पार्लियामेंट का कोई ऑफिसर है, या जो भी चेयरमैन और मेंबर हैं यूपीएससी के, इनको जो हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी उस पर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इनको जो भी हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी वो एक टैक्स के एम्बिट से, टैक्स की लायबिलिटी से बाहर होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, मुझे उससे इम्प्रूव करने में आगे मदद मिलेगी। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।